नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत जोशी और आप देख रहे हैं जीपीसी बाड़मेर चैनल। साथियों, पिछले कई लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर एवं नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु फायरवॉल पर चर्चा की। फायरवॉल्स क्या होते हैं, उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनको संक्षिप्त में भी देखा और विस्तृत रूप में अलग अलग वीडियो में एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, उनको भी देखा। साथ में फायरवॉल से संबंधित क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिन पर फायरवॉल प्रभावी नहीं हैं, उनको भी हमने अपने वीडियो में देखा था। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वह स्पेशली है डीमिलिटराइज्ड जोन, जो कि कंप्यूटर एवं नेटवर्क सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो डीमिलिटराइज्ड जोन क्या है, इसके बारे में हम वीडियो अभी आगे देखेंगे। आज के वीडियो को हमारा एजेंडा क्या है, किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, हम आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि डीएमजेड टर्मिनोलॉजी क्या है कंप्यूटर और जनरल रूप में, इसको हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे तो व्हाई डीएमजेड, दैट विल बी डिस्कस इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। साथ में डीएमजेड के लिए दो अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अलग अलग जो संरचनाएं इसकी हैं, उनको भी हम हमारे वीडियो में आगे देखेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन जो फ्लो है कम्युनिकेशन के अंदर किस प्रकार से होता है, उसको भी हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि दो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने चर्चा की है उनके लाभ और हानियां क्या हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएमजेड ये जो टर्मिनोलॉजी है वो वास्तव में कहाँ से आई। मोस्ट पॉपुलरली कोरियन दो जो कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उनके बीच में एक ऐसा जोन है जहां पर उनकी संधि के पश्चात दोनों अपने मिलिट्री वहां पर डिप्लॉय नहीं कर सकते, जैसा कि आपके सामने यहां पर चित्र में भी प्रदर्शित है। तो यह जो हाईलाइटेड रेड कलर का जोन है वो एक तरह से डीमिलिटराइज्ड जोन है। तो इस पर कोई भी प्रकार की सैन्य गतिविधि प्रतिबंधित है। अब डीएमजेड ये जो हम देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर गए हैं। ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो भी लास्ट ईयर वहाँ पे विजिट किया है। सामने आपको विकिपीडिया की एक इमेज है वो भी प्रदर्शित की गई है यहाँ पर। इसी प्रकार दोनों देशों के बीच में समिट का भी आयोजन किया गया था, उसके भी कुछ चित्र यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित हैं। उसके पश्चात केवल यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि केवल यही एक विश्व में ऐसा क्षेत्र नहीं है जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, इसके अलावा भी अन्य कई देशों के मध्य ऐसे जोन स्थापित हैं और भूतकाल में भी ऐसे कई जोन रहे हैं और वर्तमान में भी ये जो कोरियन कंट्रीज हैं उसके अलावा भी कई जोन्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर भी अभी प्रदर्शित है। दोस्तों, यह कोई राजनीति विज्ञान का कोई कक्षा नहीं है, हम ये केवल भूमिका बना रहे हैं कि हम आगे कंप्यूटिंग के अंदर डीएमजेड क्या है उसको समझने के लिए। तो देखते हैं कंप्यूटिंग डीएमजेड क्या है। तो डीएमजेड है, इसे पेरीमीटर नेटवर्क या 3 होम पेरीमीटर नेटवर्क भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम स्क्रीन सबनेट भी है। डीएमजेड का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकल एरिया नेटवर्क या जो लैन था, या जिसे हम इंटरनल नेटवर्क हमारा कह रहे हैं, उसको एक अलग लेयर की, एक नेक्स्ट लेयर की, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है उसको प्रदान करने के लिए हम डीएमजेड काम में लेते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमने ऑलरेडी फायरवॉल लगा रखी थी तब अब डीएमजेड की कहाँ आवश्यकता आई, इसको हम विस्तृत रूप से आगे हमारी स्लाइड में देखेंगे। तो मुख्यतः डीएमजेड को विभिन्न ऐसी सर्विसेज जो कि हमारे जो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अलावा भी बाहर का जो नेटवर्क है उससे संबंधित जो लोग हैं वो हमारी सर्विसेज को काम में ले पाएँ। हम तो अपनी जो सेवाएं हैं या सर्विसेज हैं उन्हें तो लेना ही लेना है, लेकिन हमारे साथ साथ बाहर के नेटवर्क को भी वो सेवाएं प्रदान करनी है। तो उसके लिए
हम DMZ की स्थापना हमारे नेटवर्क में करते हैं। तो ये कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए हम DMZ स्थापित करते हैं? तो वेब सर्वर्स हैं यदि हमारी कंपनी लगाती है, या मेल सर्वर्स लगाती हैं, FTP सर्वर्स लगाती हैं, या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर्स यदि स्थापित करती हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें DMZ की स्थापना करनी पड़ती है। देखते हैं आगे। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें DMZ की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आपके सामने यहां पर दिखाया गया है, जो हमारा कॉन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो फायरवॉल का सिस्टम था, लेफ्ट साइड में एक अनट्रस्टेड नेटवर्क, ये हमारा इंटरनेट है, वह प्रदर्शित है, और दूसरी ओर इंटरनल जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा LAN है, वो भी आपके सामने दिखाया गया है। और उस नेटवर्क से संबंधित विभिन्न जो होस्ट हैं, विभिन्न होस्ट, लैपटॉप्स या वेब सर्वर, वो भी हमारे LAN में जुड़े हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। इन दोनों नेटवर्क के बीच में इनको हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उसको सेव करने के लिए फायरवॉल भी हमने लगाया है। तो अब जैसा कि हमारा प्रश्न था कि DMZ की आवश्यकता क्यों है। ट्रेडिशनल तरीके से यदि हमारा यह नेटवर्क स्थापित रहता है, इंटरनल नेटवर्क, उस अवस्था में बाहर के हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो भी ऐसे हमारे ग्राहक हैं जो हमारे वेब सर्वर से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हमें सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। साथ में इंटरनल नेटवर्क है, वो भी वेब सर्वर को एक्सेस करना ही चाहेगा। लेकिन अब दुविधा की स्थिति यह है कि यदि बाहर का जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है उसको यदि हमने एक्सेस दिया हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, उस अवस्था में हमारा पूरा बाकी का जो इंटरनल नेटवर्क है वो भी एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाता है, एक खतरे के मोड में आ सकता है। इस अवस्था में हमें यह चाहिए कि हम वेब सर्वर को हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उससे बाहर कहीं स्थापित कर दें, ताकि हमारा इंटरनल जो दूसरी मशीन्स हैं वह सारी की सारी सुरक्षित रह पाएं। तो अब इस अवस्था के लिए हमारे पास में एक दूसरा सॉल्यूशन भी विद्यमान है। वो क्या है कि हम इंटरनल नेटवर्क से इस वेब सर्वर को स्थापित कर दें फायरवॉल के बाहर, जैसा कि सामने दिखाया है। इस अवस्था में इस वेब सर्वर को इंटरनल नेटवर्क एज वेल एज हमारा इंटरनेट अनट्रस्टेड नेटवर्क है उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या नई यहाँ पर जनरेट हो गई है कि हमने हमारे वेब सर्वर को फायरवॉल से बाहर कर दिया, यानी हमारे सुरक्षा के घेरे से इसको बाहर कर दिया। तो अब यह एक थ्रेटन्ड स्थिति में आ चुका है, यहाँ पर अटैक हो सकता है, इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो अब ये जो संरचना है, यह संरचना हमारी कहलाती है कि हमने एक बेशन होस्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट की अवस्था है। तो सिंगल फायरवॉल और एक बेशन होस्ट है, अनट्रस्टेड होस्ट है, उसके माध्यम से ये हमारा कार्य हो सकता था। लेकिन चूंकि इसमें अब सुरक्षा नहीं है, तो उसको सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, तो यह जो कार्य है वह DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन के माध्यम से यह कार्य संपन्न हो पाएगा। तो कैसे होगा हम देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में। पुरानी जो संरचना थी नेटवर्क की, वह नए रूप में आपके सामने प्रदर्शित है। लेफ्ट साइड में कोई इंटरनेट है जिस पे कोई वेब सर्वर है, जिसको हो सकता है हमारा इंटरनल नेटवर्क काम में लें। राइट साइड में प्राइवेट या ट्रस्टेड नेटवर्क, हमारा जो LAN है वो भी दिखाया है। इन दोनों नेटवर्क के बीच में सबसे पहले फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस हमने राउटर को रखा है, और उसके पश्चात एक फायरवॉल, एडवांस फायरवॉल, वो यहाँ पर प्रदर्शित है। यह फायरवॉल हमारा जो ट्रस्टेड नेटवर्क और बाहरी जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है उसके बीच में एक डिफेंस की लेयर है, जो पैकेट्स को स्क्रूटनाइज करेगी, वैलिडेटेड और ऑथेंटिकेटेड पैकेट्स को ही अंदर आने देगी, ऑथेंटिकेटेड सर्विसेज की डिमांड करने वाले पैकेट्स को ही आने देगी या यहाँ से बाहर जाने देगी, जो भी हमारी पॉलिसी के अंदर डिफाइंड है। यानी सेट ऑफ जो रूल्स हैं जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से डिफाइन किए गए हैं, उन प्रोटोकॉल्स और रूल्स को फॉलो करने वाले पैकेट्स ही अब आएंगे और जाएंगे। लेकिन अब नई जो इसमें परिवर्तन आया है वह यह है कि हमने हमारे जो विभिन्न सर्वर्स थे
जो वेब सर्वर था, जो ईमेल सर्वर था, और जो हमारा दूसरा कोई नेम सर्वर भी हो सकता है या अन्य VoIP सर्वर है। यह विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं जो कि एक ही प्रकार इस रूप में हैं कि इनको हमारे क्लाइंट्स काम में ले सकते हैं या हमारे इंटरनल नेटवर्क के यूजर्स काम में ले सकते हैं। इन सभी को ग्रुप करके हमने फायरवॉल के पीछे स्थापित कर दिया है और यह जो एरिया है हमारा कहलाता है DMZ, डिमिलिटराइज्ड जोन। यह हमारी अवस्था एक सिंगल फायरवॉल DMZ की अवस्था है और इसके माध्यम से हमने अब जो बैशन होस्ट के अंदर समस्या थी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल और केवल वेब सर्वर के इंटरनल सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से ही हम उसको सेफ रख पाते थे, लेकिन और कोई लेवल की उसमें सिक्योरिटी नहीं थी। तो अब हमने सर्वर बेस्ड सिक्योरिटी भी हमारी काम करेगी, साथ ही साथ में हमारी फायरवॉल बेस्ड सिक्योरिटी है वो भी इसमें काम करेगी। तो यह था हमारा सिंगल फायरवॉल DMZ। आगे हम अब देखते हैं हमारा ड्यूल फायरवॉल DMZ। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है कि हमारे पास में दो फायरवॉल होंगी और जैसा कि आपको सामने चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि एक फायरवॉल हमने हमारे DMZ का जो लिंक था उससे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखी है और दूसरी जो फायरवॉल है वह हमारा मुख्य जो इंटरनल नेटवर्क है उससे पहले। इसीलिए इसको ड्यूल फायरवॉल सिस्टम या ड्यूल फायरवॉल DMZ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो हमारे दोनों कॉन्फ़िगरेशन थे उसी को एक अन्य चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। हमारा बीच में एक फायरवॉल है, राउटर है और DMZ के जो विभिन्न सर्वर्स हैं वो यहाँ पर DMZ में रखे गए हैं और एक इंट्रानेट या हमारा जो LAN है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। इसी प्रकार ड्यूल फायरवॉल का एक कॉन्फ़िगरेशन, दो अलग अलग फायरवॉल और उनके बीच में DMZ हमारे जो सर्वर्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा बेसिक सिंगल जो फायरवॉल था उसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो किस प्रकार से करता है। विभिन्न नियमों के अंतर्गत फ्लो होता है। फ्लोज को हमने डॉटेड जो लाइन्स हैं उसके माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, LAN यानी हमारे इंटरनल जो होस्ट थे उससे संबंधित कोई सूचना है वह जब भी बाहर जाएगी वह हमारी जो फायरवॉल है उससे स्क्रीन होकर के ही बाहर जाएगी और उसके पश्चात राउटर के माध्यम से यह हमारे अनट्रस्टेड इंटरनेट नेटवर्क के पास में जाती है सूचना और उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो हमारे पास में पुनः वापस आएंगे। लेकिन इसे हम यही कहेंगे कि कोई भी इंटरनेट से संबंधित कोई मशीन हमारे इंटरनल नेटवर्क से खुद इनिशिएट करके जुड़ नहीं सकती, यानी कनेक्शंस केवल आउटबाउंड ही इसमें कहे जाएंगे। और इसके विपरीत कोई भी अगर कनेक्शन का इनिशिएशन यदि अनट्रस्टेड नेटवर्क की तरफ से होता है तो वो सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है आपको, यहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो जाएंगे। इनबाउंड है वो स्टॉप हो जाएंगे जहाँ तक इनको रूल्स में परमिशन नहीं दी गई है। तो ये हमारे एक ट्रेडिशनल फायरवॉल का कंसेप्ट है, वही यहाँ पर हमने पुनः इसको समझा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नया कंसेप्ट है DMZ का जो फ्लो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो DMZ के अंदर जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो सर्वर था उस सर्वर को हमने हमारे नेटवर्क से बाहर रखा, फायरवॉल से उसको बाहर रखा, फायरवॉल से हमारे इंटरनल नेटवर्क से बाहर रखा, लेकिन फायरवॉल का प्रोटेक्शन भी लेकिन इसको प्राप्त होता है। तो कोई भी अनट्रस्टेड या इंटरनेट का यूज़र है वो डायरेक्ट हमारा बैशन होस्ट या जो हमारा सर्वर है उसको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये कांटेक्ट सबसे पहले फायरवॉल से होगा और फायरवॉल के बाद ही बैशन होस्ट से इसका संपर्क हो पाएगा। इंफॉर्मेशन फ्लो को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमारा इंटरनल नेटवर्क और हमारा जो बैशन होस्ट है
इनके मध्य कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो है वो नहीं रुकेगा। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के दोनों जो फ्लो हैं वो यहाँ पर सदैव विद्यमान रहेंगे विद ड्यू चेकिंग ऑफ फायरवॉल। इसी प्रकार दूसरा यदि हम बात करें कि अनट्रस्टेड जो हमारा नेटवर्क है वो यदि उसको बेसन होस्ट से कनेक्ट होना है तो सबसे पहले उसको फायरवॉल पे जाना होगा, और फायरवॉल यदि अनट्रस्टेड रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कनेक्शन बनता है तो उसको टर्मिनेट कर देगा। लेकिन यदि कोई वैलिड है तो वैलिड के केस के अंदर उसको परमिट किया जाएगा और उसको संपर्क करने दिया जाएगा हमारे बेसन होस्ट से। और इसी प्रकार बेसन होस्ट है वो भी हमारा बाहरी जो दुनिया है उससे फायरवॉल के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी चित्र में भी आपको दिखाया गया है। और सबसे पहले जो हमने देखा था कि हमारा इंटरनल नेटवर्क है वो यदि चाहे बाहर के किसी भी होस्ट से जुड़ना तो फायरवॉल के माध्यम से वो जुड़ सकता है, लेकिन इसमें भी बाहर का कोई भी कनेक्शन है उसको आने की अनुमति नहीं है। इसलिए हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो सदैव सेफ बना रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि ड्यूल फायरवॉल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हमने पिछले फायरवॉल में भी देखा था, इंटरनल जो हमारा नेटवर्क है और एक्सटर्नल जो हमारा नेटवर्क है उनके मध्य जो कम्युनिकेशन है वह सदैव और सदैव ही आउटबाउंड कनेक्शन ही होगा, और वो भी 2 लेयर ऑफ डिफेंस, 2 अलग अलग जो हमारी फायरवॉल्स हैं उनसे गुजरने के पश्चात। तो चूंकि सिंगल लेयर का जो हमारा फायरवॉल था उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की समस्या रहती थी। यदि एक फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उस अवस्था में कोई अन्य सेफ्टी नहीं थी, लेकिन अब हमारा ड्यूल फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये 2 स्तर की सुरक्षा हमें मिल जाती है। यहाँ पर तो अंदर की जो फायरवॉल है उसको हम इंटरनल फायरवॉल कहते हैं, इनर फायरवॉल कहते हैं, और बाहर की फायरवॉल है उसको एक्सटर्नल या आउटर फायरवॉल कहते हैं। तो पहला जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो था, जो कि सबसे ज़रूरी फ्लो भी हम कहते हैं, कि यदि हमारे इंटरनल नेटवर्क से संबंधित कोई भी होस्ट है वो बाहरी वर्ल्ड से, दुनिया से जुड़ना चाहे तो हमारे आउटबाउंड कनेक्शन के माध्यम से वो बाहर की दुनिया से जुड़ पाए। इसी प्रकार यदि हमारा कम्युनिकेशन इंटरनल नेटवर्क और हमारे ही सर्वर से होना हो तो हमारी इनर फायरवॉल के माध्यम से वो सारा का सारा कनेक्शन होगा, और ये जो कनेक्शंस हैं वो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों की तरह से होंगे। यानी हमारी ये जो इनर फायरवॉल है उसमें इसके लिए इन और आउट दोनों के रूल लिखे होंगे और दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, इंटरनल नेटवर्क से हमारे वेब सर्वर को और वेब सर्वर से वापस इंटरनल नेटवर्क को। इसी प्रकार हमारा जो बेसन होस्ट था या हमारे जो सर्वर्स हैं वो भी बाहर के जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, उनसे जुड़ सकते हैं, और दोनों डायरेक्शन में इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन इसमें दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, और उसके लिए जो रूल्स हैं वो आउटर फायरवॉल में मेंशन्ड है। ये सारे के सारे अनट्रस्टेड जो हमारा नेटवर्क है वह हमारा जो आउटर फायरवॉल है उससे कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर भी इन और आउट दोनों के रूल इस्टेब्लिश्ड है। यानी अनट्रस्टेड नेटवर्क है वो रिक्वेस्ट कर सकता है हमारे होस्ट से जुड़ने के लिए, और उसका जो रेस्पॉन्स है वो वापस इसको हमारा ये जो पाथ है उसके माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर एक जो अंतिम हमारा लिंक है वह भी महत्वपूर्ण है कि यदि इन सब के बावजूद इंटरनेट सेफ्टी या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर थ्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा भी इलेजिटिमेट यदि कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो भी बिना उनको एंटरटेन किए गए, अंदर प्रवेश दिए गए, उनको भी ब्लॉक किया जाएगा। तो ऐसे सारे के सारे जो कनेक्शन हैं रेड के माध्यम से यहाँ दिखाए गए हैं कि इन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो आएंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी जो सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है आउटर फायरवॉल से ही उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फ्लो को समझने के लिए एक एनिमेशन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंगल लेयर जो फायरवॉल है उसके अंदर यदि हमारा इंटरनल होस्ट है
वो यदि संपर्क करना चाहे और उसके लिए यहाँ से अगर कोई क्वेरी जनरेट हो तो उसके लिए ये हमारे सामने जैसा प्रदर्शित है, एक रिक्वेस्ट जाएगी, फायरवॉल के ऊपर ये रिक्वेस्ट जाएगी और चूंकि ये संपर्क करना चाहता है बाहरी वेब सर्वर से तो रिक्वेस्ट वेब सर्वर को गई और वेब सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वापस आएगी, उसका रेस्पॉन्स वैलिडेट होगा और पुनः हमारा जिस होस्ट ने रिक्वेस्ट की थी उस होस्ट को इसका पैकेट मिल जाएगा, वेब पेज रिक्वेस्टेड है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा था कि किस प्रकार से यदि हमारे इंटरनल नेटवर्क का कोई नोड है वो संपर्क करना चाहे वेब सर्वर से तो वो किस प्रकार से होगा। इसी प्रकार यदि हमारा इंटरनल नेटवर्क से संबंधित कोई नोड है वो संपर्क करना चाहे DMZ में रखे किसी वेब सर्वर से तो वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करेगा उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इनिशिएट करते हैं एनिमेशन को। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमारे फायरवॉल से जाएगी, वैलिडेट होने के बाद में DMZ के सर्वर पे जाएगी, उसका रेस्पॉन्स आएगा और वो रेस्पॉन्स है वो फाइनली हमारे पास में नोड को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दो जो रास्ते थे इसके इंफॉर्मेशन फ्लो के देखे कि इंटरनल होस्ट यदि बाहर के किसी वेब सर्वर से एक्सेस करना चाहे या इंटरनल होस्ट हमारे DMZ से किस अगर कम्युनिकेट होना चाहे तो वो किस प्रकार से होता है। और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि हमारा DMZ यदि हमारे इंटरनल नोड से किसी से संपर्क करना चाहे। तो अब हम देखते हैं हमारे जो DMZ के कॉन्फ़िगरेशंस थे उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इनके प्रॉस और कॉन्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल फायरवॉल विद DMZ तो इसने हमें एक प्रोटेक्शन प्रदान किया है हमारे जो इंटरनल नेटवर्क में और दूसरा जो बैशन होस्ट था, तो उन दोनों में हमें एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो चुका है, जबकि उससे पहले हमें उसको फायरवॉल से बाहर ही रखना पड़ता था और उसको एकदम असुरक्षित ही छोड़ना पड़ता था। तो इसलिए इससे हमें एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। साथ ही यदि हम उसको बाहर रख देते हमारे वेब सर्वर को या ऐसे होस्ट को तो उस अवस्था में वह पोटेंशियली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीच होने की संभावना रहती थी। लेकिन इस फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में भी एक कमी है कि यदि यह हमारी जो सिंगल फायरवॉल हमने काम में ली है अगर वो किसी भी कारण से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उस पर अटैक हो जाए, तो उस अवस्था में अगर उसका फेलियर होता है किसी भी कारण से, कोई पावर फेलियर के कारण से या किसी भी अन्य रीज़न से, तो उस अवस्था में यह जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है उसके कारण हमारा बैशन जो होस्ट है उस पर लगने वाली जो सर्विसेज हैं DMZ में लगने वाले सर्वर्स की वो सारे की सारी बाधित हो जाएंगे। अब हम बात करें कि यह मुख्यतया सिंगल फायरवॉल DMZ कहाँ काम होता है, तो यह हमारा नेटवर्क रिक्वायरिंग एक्सेस टू द बैसन होस्ट फॉर अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ सूचनाओं का अद्यतन होना है बार बार, तो ऐसी अवस्थाओं में हम सिंगल फायरवॉल विद DMZ को प्रयोग में लाते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूल फायरवॉल विद DMZ। इस कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग जो हमारी सर्विसेज थे उनको कंबाइन करके क्लब करके हमने DMZ में रख दिया और साथ में यह जो DMZ है दो फायरवॉल होने के कारण बाहर का जो नेटवर्क था उससे और यदि इंटरनल नेटवर्क में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए या अनवांटेड कोई एम्प्लॉयज़ हो तो किसी भी इंटरनल कोई थ्रेट के कारण तो दोनों से हमारा जो सर्वर है उसको सुरक्षित यह रख पाता है। साथ ही पिछली फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन DMZ विद सिंगल फायरवॉल में जो कमी थी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से हमारा पूरा का पूरा DMZ है वो प्रभावित हो सकता था, उसको भी हमने यहाँ पर किसी हद तक रेक्टिफाई कर लिया है और डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के कारण अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की संभावना खत्म हो जाती है। अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग लेयर की जो सिक्योरिटी है अलग अलग फायरवॉल के माध्यम से हम दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको कॉन्फ़िगर हमें करना होगा। इसलिए डिज़ाइन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे इसमें एज ए एडेड बर्डन भी होगा, इसलिए यह इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। अब यदि हम बात करें कि यह कौन सी अवस्थाओं में ज़्यादा प्रयुक्त में लिया जाता है, तो
ये लार्जर जो ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी की आवश्यकता हो, अलग अलग प्रकार के वेब एक्सेस की, तो ऐसी अवस्था में इसको हम प्रयुक्त में लेते हैं। साथ में जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नेटवर्क्स हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, तो ऐसी अवस्था में भी हमें यह फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन है वो काम में लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा अलग अलग जो DMZ के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो हमने इस वीडियो में हमने देखे हैं। ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो हमने इस PPT को बनाने के लिए काम में लिए हैं। धन्यवाद।